जी हाँ, कराची के हल्के 249 को हल्का नहीं लिया जा सकता। आप देख रहे हैं कि पिछले जुमेरात को यहाँ पर बाई इलेक्शंस हुई और जैसे रात गुजरती गई तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आने लगे, जिसमें ये जाहिर हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक छोटी सी लीड ले ली है ओवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ पर खड़े थे। अच्छा, जैसे ही रिजल्ट्स आने लगे और डायरेक्शन क्लियर हो गई, हालांकि वोटर टर्नआउट बहुत ही कम था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। लेकिन इन अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट इल्ज़ामात का निशान को पीटीआई को नहीं बनाया गया बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अगर पहले आपका ख्याल था कि इन दो बड़ी जमातों के बीच में पीडीएम के इंतकाल के बाद तू मैं हो रही थी, तो अब तो सिर्फ तू ही बची है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि नहीं जी आप एस्टैब्लिशमेंट के पालतू हैं। थू ये भी हो रहे, ये होने मतलब गिव इट टाइम, थोड़ी देर में ये भी शुरू हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कह रहे हैं कि जी आप असल में आप सबसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट के पालतू तो आप हैं, वो कहते हैं नहीं आप हैं। और बिल आखिर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसरार पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस हल्के में रिकाउंट कराएगी, जिसका सेनेटर फरतुल्लाह बाबर जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने खैर मकदम भी किया। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आती है इस कहानी में। और मैं बार बार पढ़ रहा हूं और फिर भी समझ नहीं आ रही है इस बात की कि मिफ्ता इस्माइल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने एक एप्लीकेशन रखते हैं और उस एप्लीकेशन में वो क्या कहते हैं कि क्योंकि पूरी सूबाई इंतजामिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, क्योंकि सिंध पुलिस भी पीपल्स पार्टी के हाथ में है, तो वो चाहते हैं कि जो बैलेट्स जो पड़ी हुई हैं जो अपेरेंटली महफूज हैं, वो पाकिस्तान रेंजर्स या पाकिस्तान आर्मी को हवाले किए जाए और वो इसकी निगरानी करें। मतलब कि आप वोट को इज्जत दें और फौज उस वोट की निगरानी करें। अगर आपको ये थोड़ी सी बात अजीब लग रही है, क्योंकि अजीब मुझे तो नहीं, आपको नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। पता क्या, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू बताएं। मिफ्ता इस्माइल ने किससे रुजू किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ठीक, दरखास्त आपने भी पढ़ी है, उसमें है कि जी हम इसलिए फौज या रेंजर्स की तहवील में इलेक्शन मटेरियल देना चाहते हैं क्योंकि सूबाई जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और अमला है वो हुकूमत से जुड़ा हुआ है। यानी ये एक तरह से जिसे एप्लीकेशन दे रहे हैं उसे ही जलील करने की भी कोशिश है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ही तैनात करता है ना उस अमले को, वो सूबाई हुकूमत तो नहीं करती। तो जिसको दरखास्त दे रहे हैं उसी को कह रहे हैं भैया, डायरेक्ट उसका नाम नहीं ले रहे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि ये सिंध पुलिस, ये भी इलेक्शन कमीशन की तहवील में ही होता है ना थियोरेटिकल, और वो अच्छा, अब मसला ये कि अब तक 72 साल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इंक्लूडिंग PMLN, इंक्लूडिंग ज़िमनी इंतखाबात, तो क्या जब इलेक्शन होते थे तो अफगानिस्तान से फौज आती थी या ईरानी पुलिस को बुलाया जाता था या क्या क्या किया जाता था? यही पुलिस होती थी, यही पंजाब पुलिस होती थी। सारा का सारा जो सिस्टम है वो इलेक्शन कमीशन टेक ओवर कर लेता है। तो वो अपनी सवाबदीद पे कहता है भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। तो मिफ्ता साहब जो हैं, जाहिर है उन्हें ये मालूम होगा, बाहर के पढ़े लिखे हैं। आज मैं बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा जी कि आप आर्मी के हवाले करने की तजवीज़ की बजाय इलेक्शन मटीरियल इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए, जो जिसके पास एक मुरवजा तरीका और रास्ता होता है इस तरह के मटीरियल को डील करने के हवाले से। हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है? फिर उन्होंने कहा जी कि ये इंतखाबी सियासत में अभी अगर आप फ़ौज को मुलव्विस करते हैं तो कल कोई भी ABC कहता है जी फलाना जो हल्का है या फलाना पोलिंग स्टेशन है उसमें ये हुआ, तो चूँकि फ़ौज मुलव्विस है लिहाजा गाली फ़ौज को भी इनडायरेक्टली पड़ेगी। फिर बिलावल ने कहा कि एन को ये सोचना होगा कि ये जो फ़ौज को या रेंजर्स को इन्वॉल्व करने की तजवीज़ है, क्या ये अब उनका उसूली मौक़िफ़ है या फिर किसी एक इनफरादी मसले का रिएक्शन है? ये तय करना पॉइंट तो है। तो मुबश्शिर मौक़िफ़ की बात हुई और हम पता नहीं सालों से सुन रहे हैं, एक जानवर का नाम है, उसका नाम है बयानिया।
आपने भी सुना होगा, पर्टिकुलरली नून लीग आज तक सधाया नहीं जा सका। हाँ, और वो हमेशा ये रहा है कि जी सिलेक्टेड एस्टैब्लिशमेंट ये एस्टैब्लिशमेंट वो, लेकिन उसी नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और कोई छोटा किरदार नहीं है, मेजर लीडर कह रहे हैं कि नहीं जी हम पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये हम फौज पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं कि उनके पास वही वोट को इज्जत दे सकती है। बकौल सोहेल बराइच साहब, ये क्या खुला तजाद नहीं है मुबशिर? ये खुला क्या, मैं खुला तजाद है ज़रार। और देखिए थोड़ा सा इसमें हमें ये देखना होगा कि नून लीग जो है मेरे ख्याल में इस पूरे इलेक्शन में थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट रही। और आपने देखा 10 बजे वो जब शाहजेब खानदादा साहब के पास आए प्रोग्राम में, तो उन्होंने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि मैं जीत चुका हूँ। मगर मसला क्या हुआ, मसला देखें 9 से 5 तक जब पोलिंग हुई तो पोलिंग के दौरान कोई मुस्लिम लीग नून ने पॉइंट आउट नहीं किया कि कहीं कोई धांधली हुई हो, कहीं कोई ऐसी एलिगेशन है, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग भी होती रही और जब तक मिफ्ता साहब को लग रहा था कि वो जीत रहे हैं तब तक कोई किसी किस्म की उनके पास जो है कोई एलिगेशन नहीं थी। मगर बाद में चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, मैं भी राब्ते में था सारी जमातों से और फॉर्म 45 भी आ रहे थे। तो अचानक जब लीड बढ़नी शुरू हुई पीपल्स पार्टी की और साथ ही साथ TLP की भी, तो और मिफ्ता साहब की लीड घटनी शुरू हुई थोड़ी, तो वहाँ पर फिर एलिगेशंस आनी शुरू हो गई। उसमें जैसे आपने पहले ही तफसील से बताया कि जी पुलिस और जो सिंध गवर्नमेंट के, तो भाई डस्का के इलेक्शन में जो है वो भी जाहिर है पंजाब हुकूमत के ही लोग थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, और जो पुलिस है वो भी जैसे आपने कहा पंजाब पुलिस ही होती है, तो कोई नई चीज़ नहीं होती। मगर इस केस में मुझे ये लगता है कि बिल्कुल उन्होंने शायद एज्यूम कर लिया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो इस सीट जीत चुके हैं। मार्जिन बहुत लो था और आप पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि ठीक है जी आप रिकाउंट करवा लें। और मेरा तो यहाँ मुबशिर देखो एक सीधा पॉइंट है जी, अगर मैं ये मान लूं कि ये हल्का मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है, तो यार ये बताओ 4.25 लाख रजिस्टर्ड वोटरों में से आपको वोट मिल रहे हैं 15,500 और अगर आप वाकई इतने पॉपुलर हैं तो यार 15.5 की बजाय कम से कम 30,000 लोगों को ही घरों से निकाल लेते। आप तो पॉपुलर थे ना इस हल्के में, तो क्या हुआ, क्यों नहीं निकाल पाए, किस बुनियाद पे? मैं आपको बताऊं, देखें नून लीग ने जो उनके जो पोलिंग एजेंट्स तक थे वो भी पेड थे, अनलाइक पीपल्स पार्टी। अब उससे आप कुछ भी कह ले, पीपल्स पार्टी ने जो वर्क किया वो बिल्कुल बिहाइंड द सीन किया और उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे, इन्होंने पेड पोलिंग एजेंट्स बिठाए। और जाहिर है पेड जब आप लोग बिठाते हैं तो एक सर्टेन काम ही करते हैं और फॉलो अप उस तरीके से नहीं करते, बस अपना काम करके और वो चले जाते हैं। यहाँ पर जो है देखें पोलिंग, आपने कहा कि हम लोगों का ख्याल तक शायद 10% भी नहीं होगी, बहरहाल पोलिंग जो वोट्स पोल हुए हैं उनका तनासुब 20% से ऊपर रहा, तो इसका मतलब है कि वो कैंसिलेशन वाली बात तो ख़त्म हो गई। मगर साथ साथ जो है जो सूरत हाल उस वक्त थी, रमज़ान था, कोविड था, तो जाहिर है गर्मी थी, वोटर्स उस तादाद में नहीं निकले। मिफ्ता साहब की जहाँ तक बात है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, टॉफियाँ तक बांटी, आपने देखा सारा कुछ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए हैं और उसके बाद से एक ब्लंडर करें। मसलन जैसे ये इन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अब रिकाउंट में सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ग्रेसफुली इनको ये कह देना चाहिए था कि हम इंतज़ार कर लेते हैं रिकाउंट का, उसके बाद देखते हैं। इनके पास कोई स्पेसिफिक जो एलिगेशन है वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि 27 पोलिंग स्टेशंस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे जो है वो नतीजा नहीं भेजा, जबकि फॉर्म 45 सबके अवेलेबल थे। तो जिन 27 में से व्हाट्सएप पे नहीं गए, उन पोलिंग स्टेशंस में से 20 पे नून लीग कामयाब हुई है और बाकी 7 पे जो हैं वो दूसरे, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्तफ़ा कमाल भी है, दूसरे भी है। तो मेरे ख्याल में खासा वाजे है, ठीक है बहुत क्लोज मार्जिन रहा, लेकिन इस तरह की एलिगेशंस और फिर ये कहना कि फ़ौज रिकॉर्ड को कब्जे में ले ले, सिक्योर कर ले वरना वो हो जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन देखें, फ़ौज हो या पुलिस हो या रेंजर्स हो, वो इलेक्शन कमीशन
की एड के लिए आते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं आकर के बैठ जाते कि इलेक्शन कमीशन से वो वोट लेकर के अपनी तहवील में ले लें। ये बात कि आपके बयानी का क्या बनता है जब आप ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये सब एक बाय इलेक्शन के ऊपर, ये भी जरा नोट करें ना। अब आप पीडीएम को देखें मुबशिर, आप मेरी हमेशा ये डिबेट थी, मैं कहता था कि यार इनका कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन मैं भी सरप्राइज था जिस तरह इन्होंने अपने पैर पर बंदूका चलाया सेनेट ऑपोजिशन लीडर की इलेक्शन के ऊपर। अच्छा, क्या अहमियत है इसकी भाई? ब्रेक लेनी है। मैं ये कह दूं कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक पिछले इंतखाबात के मुकाबले में बढ़ा है, इसलिए कि पिछले इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब 781 वोटों से हारे थे। इस इलेक्शन में मिफ्ता इस्माइल 682-83 वोटों से हारे हैं, तो वोट बैंक तो बढ़ा है। तो मतलब खुश होना चाहिए ना। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, जैसे ही NA 249 की कंट्रोवर्सी ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स की इलेक्शन रिफॉर्म्स और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में। उनका कहना है कि जी इस बाई इलेक्शन के बाद भी धांधली की बातें हो रही हैं, डास्का में भी ये हुआ, सेनेट इलेक्शन में भी हुआ, बल्कि सन 70 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं हर इंतखाब में किसी न किसी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। तो हम करें क्या? उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल एक ही तरीका है जिससे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी एक बार फिर बहाल हो सकती है। इस बात में कितना सच है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाकई ही धांधली को रोक सकती हैं? आज हमने दावत दी है ताहा अली साहब को। आप नस्ट में पढ़ाते भी हैं और आपकी पोस्ट डॉक्टरल स्टडी है इलेक्शन सिक्योरिटी पर और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इनकी बहुत कड़ी नज़र रहती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ताहा साहब। आपका आर्टिकल पढ़ा था मैं डॉन में, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी अच्छी बात है लेकिन ये कोई सिल्वर बुलेट या जादू की छड़ी नहीं है जिससे धांधली रुक सकती है। आप थोड़ा सा तफसील में हमें बता सकेंगे इसके बारे में? देखें, ये मुल्क से मुल्क पे डिपेंड करता है। कुछ में बहुत फ़ायदा हुआ है, धांधली नोटिसेबली रुकी है जी। कुछ मुल्कों में धांधली इंक्रीज हुई है। तो ये मतलब ये कहना कि जी इससे धांधली कम हो जाएगी जैसे इसके सपोर्टर्स कहते हैं या जैसे ऑपोजिशन कहती है कि इससे सिर्फ रिगिंग होगी, तो ये दोनों बातें जो हैं ये ठीक नहीं है। इट डिपेंड्स। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वेनेजुएला ने कोई 1995 में इंट्रोड्यूस किए थे अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी EVMs वेनेजुएला ने जी। और उसके बाद 2004 के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से ऑलमोस्ट हर इलेक्शन जो है वो डिस्प्यूटेड है, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा अलार्म जी जी। और कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने बाकायदा स्टडीज़ निकाली जिनमें उन्होंने शो किया है कि ये जी जो पैटर्न्स आ रहे हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं वोटिंग पैटर्न्स, ये लगते नहीं है कि ये ऑनेस्ट हैं, ये लगते हैं कि शायद रिगिंग हुई हो। और जो इनके 2018 के वेनेजुएला के इलेक्शंस थे उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उसमें जो वोटिंग मशीन का वेंडर था वो खुद स्मार्टमैटिक, बड़ी फेमस कंपनी है, वो खुद आके उन्होंने कहा कि हाँ जी इसमें कोई 1 मिलियन टर्नआउट जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब मैनिपुलेशन। शाबाश। तो उन्होंने कहा कि कोई डाउट ही नहीं है। तो दिस इज वेनेजुएला में एक्टिविस्ट कहते हैं कि जी अगर वो जो उनका करंट प्रेसिडेंट है मडूरो के साथ आप मडूरो के अगेंस्ट आप जीसस को खड़ा करा दें तो मडूरो विल विन। तो दिस इज वेनेजुएला। वेनेजुएला के बिल्कुल साथ ब्राजील है और ब्राजील में कोई 96 में वोटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और इट इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट रिकॉर्ड। कोई उसमें धांधली वांधली, कोई एवरीथिंग इज डन वेरी फेयरली, कोई इस तरह की सस्पेशंस नहीं है। 1-2 केस आए छोटे से बट वो भी डिसमिस हो गए। वेनेजुएला ने ब्राजील ने अभी 25th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वेरी नाइस रिकॉर्ड। तो ये कंट्रीज बिल्कुल साथ साथ हैं। ताहा जिसे कहते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत, उसमें तो कई बरस से जाहिर है EVM इस्तेमाल हो रही है, वहाँ ये तजर्बा निस्बतन कामयाब है। तो उसकी एक वजह क्या ये भी हो सकती है कि अब उन्होंने सीख लिया कि सिर्फ मशीन पे इंहिसार नहीं करना बल्कि साथ ही साथ कागजी रिकॉर्ड यानी पेपर ट्रेल भी रखनी है ताकि अगर मशीन गड़बड़ करे तो पेपर ट्रेल से वेरीफाई कर सके। देखिए यस एंड नो, वेनेजुएला में भी पेपर ट्रेल थी, पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से पेपर ट्रेल है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है।
इंडिया में पेपर ट्रेल सिर्फ आई है आई थिंक 2011 में, और सिर्फ कोई 2015 के बाद सीरियसली लार्ज नंबर में इंट्रोड्यूस हुई है। उससे पहले ये था, जो इंडिया की जो नॉवेल्टी है वो ये है कि उनकी मशीन, उनके जो वोट, जो कंट्रोवर्शियल जो एरियाज थे वहाँ पे ये होता था कि लोग आके पूरा घेरा कर लेते थे पोलिंग स्टेशन का, वो बूथ कैप्चर जिसे कहते हैं, और वो फिर बैलेट बॉक्स स्टफिंग होती थी। मशीन जब आई तो उसने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया उस ट्रेंड को। तो उन्होंने बहुत फिनोमिनल, मतलब डिस्टिंक्ट चेंज आया उनके उसमें। बट उसके बाद हुआ ये कि उनकी एक मशीन इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने हैक की एंड दे शोड, उन्होंने पब्लिश किया पेपर 2010 में, उन्होंने पब्लिश किया पेपर एट वन ऑफ आवर टॉप कॉन्फ्रेंसेस सिक्योरिटी की, एंड दे शोड कि जी ये मशीन कहते हैं कि ये सिक्योर है बट ये सिक्योर नहीं है, एंड दीज आर द वेज टू हैक इट। बहुत खूब। उसके बाद एक्टिविस्ट ने इंडिया में, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, उन्होंने फिर दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट देन फोर्स्ड इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है कि जी आप पेपर ट्रेल डालें। तो पाकिस्तान क्या करे ताहा फिर, अगर ये सभी ये रिवायती बैलेट भी गलती से पाक नहीं है, ईवीएम भी गलती से पाक नहीं, तो पाकिस्तान फिर क्या करे, कौन सी सलाह करे? देखिए पाकिस्तान होमवर्क करे कि जी जिन मुल्कों में सक्सेसफुली चला है वो किस तरह चला है, उनकी हम किस तरह टेक्निक्स को फॉलो करें, हम वो केयरफुली करें और सिस्टमेटिकली करें, हम रिसर्च करें। अभी तक रिसर्च फंडामेंटल जो है वो हुई नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब इस पे हमने कोई काम किया नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जी ये आ जाएगी फिर आप देखना, आप भाई की बात मानो कि इसके बाद सब सेट हो जाएगा, हम यही कर रहे हैं अभी। देखिए हमने 2018 में मैं बता दूं बैकग्राउंड मेरी थोड़ी, तो हमने 2018 में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग सिस्टम था, नादरा ने बनाया था जी, उसका हमने सिक्योरिटी ऑडिट किया था। मैं था, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन किया था, मैं था, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, लम से भी लोग थे, दुबई से कुछ लोग थे जी। तो हमने डिस्कवर किया कि दुनिया में कोई 5-6 जो मेजर सिस्टम्स हैक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वो गलतियां इस सिस्टम में भी हैं। मतलब देयर इज नो होमवर्क बीइंग डन ऑन व्हाट शुड बी डन। तो हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया 2018 में कि जी आप एक रिसर्च विंग बनाएं जो एटलीस्ट आपको पुरानी गलतियों से बचा सके, मतलब आपको दिखा सके कि जी क्या ठीक तरीका है क्या गलत तरीका है। वो रिसर्च सेल अभी तक नहीं बना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तहा वेरी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पंजाबी का मुहावरा है, आपको दोबारा भी हम बुलाएंगे, मेरा ख्याल है यहाँ ही बात रुक जाती है। बेहतरीन पंजाबी का मुहावरा है, विंगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले। आए हाय आए हाय, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, आमतौर पर लोग इसे एक इदारा समझते हैं, लेकिन हमारा ख्याल है ये कोई इदारा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गिनती की जो चंद मुस्बत शनाख्तें और तारुफ है, ये उसका एक सिंबल है, एक आइकन है। कोई लगभग 45 बरस पहले सिविल हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों के एक वार्ड से शुरू होने वाला ये इदारा आज इतना बड़ा बन चुका है कि गुर्दों का डायलिसिस, इलाज, ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर के मरीज़ों की देखभाल, कैंसर ट्रीटमेंट, और अब कोविड के ज़माने में इसके जो दरवाजे हैं कोविड के मरीज़ों के लिए खुले हुए हैं। और इस पूरे मेले के जो रूह रवां हैं डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी, वो नाम ही काफ़ी है, क्या तारुफ इस आदमी का करवाया जाए। ज़रार खोड़ों ने 1-2 दिन पहले डॉक्टर साहब से मुलाकात की और जो उनका नई मसरूफियत है, नया प्रोजेक्ट है, यानी कोविड के मरीज़, कोविड का प्रेशर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पे, इसके में गुफ्तगू की और भी कई सवालात किए, लेकिन पहला सवाल उन्होंने यही किया। तो डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने उसके बारे में ये बताया। देखिए, ये इत्तेफाक के हिसाब से कि हमने ख़ुद अपने गले में फंदा डाला था जब कि कोरोना शुरू हो रहा था, और इटली में सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलें पड़ी हुई थी। तो हम लोग टेलीविज़न और इसकी जो मेल है ये बहुत स्ट्रिक्टली वॉच करते थे क्या हो रहा है,
ख़ास तौर से इटली के अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कि अगर इटली से काफ़ी लोग हमारे यहाँ आते हैं, अगर ये वहाँ पर फैल रही है, फैल गई जाएगी, तो हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम मालूम हुआ था कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास वर्कर जो हैं इटली में हमारे पास आजकल हैं, और वो जो यूरोप से जो यहाँ आते थे वो इटली से होते हुए आते थे। तो इसलिए हम लोग वरीड थे कि ये अगर ऐसी बढ़ती गई तो क्या होगा, वो लोग क्या कर रहे हैं। और बाद में कुछ बड़ी हौलनाक किस्म की उसकी पिक्चर्स और स्टोरीज आई कि माएँ बच्चों को छोड़कर भाग गई और एक दूसरे में नफता नफसी का आलम था। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हम लोगों की परेशानी बढ़ गई। और देखिए यूरोप के पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं, और जब वो पैनिक हो रहे थे तो हम लोग ये सोचते थे हमारे लिए क्या होगा। ये सोचते हुए हम लोगों ने कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश की। मसलन एक वार्ड अलग कर लिया, उसके बाद आपस में लोगों से कहना शुरू किया भाई वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद तैयार किया हमने, इंटेंसिव किया, लेकिन जो भी हमने तैयार किया वो हमारी जो आने वाली ज़रूरियात थी उससे बहुत कम था, बहुत कम था, लेकिन कुछ था। और इसलिए हुआ ये कि जब बीमारी के बारे में जो कुछ जितना मालूम था, हालांकि ज़्यादा मालूम वहाँ था ही नहीं इस बीमारी के बारे में, जो कुछ मालूम था वो उन्होंने देखा। फिर हम मेडिकल फिजिशियंस, सर्जन्स और पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट सबकी टीम बैठ करके हमेशा रोज़ाना एक डिस्कशन होता था कि अब नई चीज़ क्या है, क्या करना है। So we were to some extent prepared for the worst, although we didn't know what was going to be the worst, but we were prepared, and that preparedness was not really sufficient. But when cases started to come in, we had already established a ward. I think we are the only people in the country who had a ward which was actually for corona and its complications. In spite of this, we lost about 4 of our comrades who were working with us. It was so much. Now, once it started going on, then there is no established treatment of corona. Even now the things are getting better, but there was no established treatment. So it was altogether a confusion, what to give, what not to give, how to treat. And the best of the people who are working really in this field, but people couldn't advise us better what to do, because nobody knew it. So that's how the things all started. But we had warned our physician colleagues as well as surgeons that this is going to happen, because we had seen other places where this thing was going on. So we were, as a nation too, we were a little more prepared than the other places. And so when it started, disease started, at least we knew that if the predominant symptoms are such and such, we should wait for the disease, and which automatically appeared. But we were a little bit protected because we had taken the precautions. Later on, we welcomed the disease, although we are not fully prepared, but our nation as a whole took it nicely. Because communication was very good between the people of various provinces, so that also made the things easy. वक्फा लेते हैं, फिर डॉक्टर अदीब से गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। आज अब ज़ाहिर है कि डॉक्टर अदीब ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को जानते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी जानते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की निज़ाम सेहत को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगला सवाल मैंने जो उनसे किया वो ये था कि जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, तो आने वाले महीनों में डॉक्टर साहब को क्या लग रहा है कि किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? सुनिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चेरिश डिज़ायर भी है, ख्वाहिश भी है कि इसे ख़त्म हो जाए, और इसीलिए हम लोग तो यही सोचते हैं कि
ये धीरे धीरे ये डिजीज़ जो है वो खुद से ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन ज़ात से उम्मीद पर मुबनी है, मेरे पास कोई साइंटिफिक वजह नहीं है आपसे कहने से कि डिजीज़ खुद से कम हो जाएगी। पहले कहा जाता था कि मौसम की तब्दीली से ठीक हो जाएगी, या लोग अब कुछ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उससे हो जाएगी। हतमी तौर से कहना बहुत मुश्किल है कि क्या फासला रखने से दूर हो जाएगी, क्या कोई दवा लेने से ठीक होगी। दवा तो कोई है ही नहीं। तो अभी भी एक कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन से निकल के कोई हतमी चीज़ डॉक्टर भी एडवाइस नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप फासला रखें, हाथ धोएं, साफ़ रखें, अपने को साफ रखें, कंजेशन ना हो। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड है लोगों के। भाई एक घर के अंदर अगर 7 आदमी रहने हैं तो कैसे अलग बैठ सकते हैं, कैसे वो एक दूसरे से फासला रख सकते हैं। तो ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की जो वार्निंग दी जाती है उसमें फ़ायदा ही होता है। अननेसेसरी लोग पास नहीं बैठे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हाथ धोते हैं, तो ये सब चीज़ें लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी भी वो खलिश सबके दिमाग में है कि ये बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, क्यों लगी है, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक मायूसी का आलम होता है, जबकि डॉक्टर को खुद नहीं मालूम कि डिजीज़ क्या है, क्यों हुई है, इसकी अगर वायरस है तो इसका इलाज क्या है, किस चीज़ से सेंसिटिव है, क्या ये पुराना वायरस है जो अपने को चेंज करता हुआ आ रहा है, या कोई नया वायरस है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट के सामने रखे हैं और जिसका उनका पूरा जवाब नहीं है। लिहाजा अभी भी सिलसिला ये है कि जो चीज़ें हैं वो जो क्लियर हो चुकी हैं उसका तो इलाज चल रहा है। मसलन कुछ चीज़ें कि आप फासला रखें, आप हाथ मुँह साफ़ रखें, आप जहाँ तक हो सके मास्क पहन के चलें। लेकिन कुछ चीज़ें जिनका पता अभी तक नहीं है उनके लिए कहना बहुत मुश्किल है, तो वह अननोन चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर उसके जो शिकार होते हैं वो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो बेचारे होते हैं, या मज़दूर तबका होता है जो जिनकी किस्मत उनके अपने शाम तक के कमाने में होती है। तो अगर वो कमा नहीं पाएंगे तो बच्चों क्या खिलाएंगे। वो बेचारे हर चीज़ से मुबर्रा होकर और अपना काम कर रहे हैं और इसे फेस करना है, इस ख़तरे को। अच्छा, अब SIUT की जो फंडिंग है ज़्यादातर तो वो सिंध हुकूमत की तरफ से एक ग्रांट की शक्ल में मिलती है, लेकिन बहुत सारी जो फंडिंग है जिसकी वजह से लोगों की जान बचती है लिटरली, वो अवाम की तरफ से भी आती है या बिजनेस मुखय्यर हज़रात बिल्कुल की तरफ से आती है। अब कोरोना वायरस से एक जो बहुत बड़ा असर पड़ा है कि इकॉनमी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, तो लोगों के पास इतना है नहीं कि वो दे सकें। तो डॉक्टर साहब से यही हमने पूछा कि कितनी डोनेशन या कितनी फंडिंग की ज़रूरत होती है SIUT को अपने दरवाजे खुले रखने के लिए, और कोरोना वायरस की वजह से इस पर कितना फ़र्क पड़ा है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कही या खुशकिस्मती चाहिए कहिए वो ये है कि हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, ठीक है, और कोई शख्स कहीं से भी किसी वक्त आ सकता है। हमने ये नहीं कहा कि 2 बजे तक आओ, 4 बजे तक आओ, क्योंकि हम सब ने देखा कि बीमारी जो है ना कभी हमसे पूछ के आती है, ना रात और दिन देख के आती, जिस वक्त होता है आ जाती है। तो इसलिए अस्पताल को 24 घंटे खुला रखना पड़ता है, बीमारी जब भी आए, जिस वक्त भी आए। और जब मरीज़ आता है अस्पताल के अंदर तो उसके रिश्तेदार इतने थक चुके होते हैं और फाइनेंशियली इतने ज़्यादातर ब्रोक हो चुके होते हैं कि उनके पास ताकत नहीं होती कहीं से। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि उनको हम पूरा लेते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो फिर उनको दवाएं देते हैं, ऑपरेशन करते हैं जो होता है। तो देखिए, इन सब के लिए जब हमारे पास आता है तो वो बिल्कुल हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी होती है।
तब उस वक्त उससे आप कभी भी नहीं लेते, क्यों? इसलिए हमारा मोटो ये है कि फ्री विद डिग्निटी, यानी हर शख्स का पैदाइशी हक है कि उसको इलाज, तालीम और जॉब बग़ैर किसी सिफारिश के मिले। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अखराजात कितने हैं। वो मैं कहता हूँ कि मैं एक फ़िक्स रकम नहीं बता सकता, क्योंकि 3 चीज़ों के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, खुले रहने चाहिए। दर्सगाहें, शिफागाहें, इबादत गाहें और जो जॉब्स की जगह खुली रहें, क्योंकि ये चीज़ें कहकर नहीं आती। आप मुझे बताइए कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपको एक दिन में कितना चाहिए। मैं कैसे बताऊं कि मुझे नहीं मालूम कि आज कितने मरीज़ आएंगे, रात में कितने आएंगे, सुबह कितने आएंगे, दिन में कितने आएंगे, क्योंकि हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, दरवाजे खुले रखते हैं विद ए वेलकम साइन। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर एक मरतबा कोई शख्स जो चला है शाम में मियाँ चुन्नू से या सकरन से आ रहा है या बलूचिस्तान से आ रहा है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचेगा। और वो लोग आए हैं, उनसे हम क्या पूछ सकते हैं कि आप क्यों आए, किस लिए आए हैं, कहाँ थे। और हमारे लिए शर्म का बायस ये है कि हमारे मरीज़ जो हैं वो खुशामद करते हुए जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हम देखा है, कुछ कर दें। जो पैसे वाले हैं उनको तो कोई परवाह नहीं है, उनके लिए बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। लेकिन जो इमेजिन, सबको छोड़िए कि स्कूल टीचर को लीजिए जिसकी तनख्वाह कितनी होती है, और सफ़ेद कमीज़ भी पहनेगा, वो सफ़ेद कॉलर हुआ, क्या बताइए कि वो एक स्कूल टीचर जिसकी तनख्वाह मुश्किल से आजकल बढ़ करके 5,500 हुई है, इतना ही है ना, बल्कि इससे भी कम होगी, जिसके 3 बच्चे खाने वाले हैं, बीवी है, माँ बाप को कुछ देना है, सफ़ेद पोश है, तो वो इस में कितना खाएगा, क्या घर वालों को देगा, क्या बच्चों की तालीम देगा, क्या करेगा वो। आज जब आप पूछते हैं कि ख़र्चा कितना है, तो मैं कभी भी नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम कल सुबह कितने आदमी आएंगे। हमारे पास 1200 डायलिसिस 24 आवर्स में होती है यहाँ और सेटेलाइट सेंटर में। हमें नहीं मालूम कि कल और कहाँ से कितने केसेस आ जाएंगे। पंजाब से केसेस आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो हम किसी को कह तो नहीं सकते कि आप क्यों आए यहाँ पर। तो ये हैं डॉक्टर अदीब रिजवी। और बहुत कम ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, जिसको अगर मैं अपनी बात करूँ वसत में, आपकी इजाज़त से मैं आपको भी इसमें शामिल कर सकता हूँ, जिनको हम आंखें बंद करके इंडोर्स कर सकते हैं। जैसे ये इदारा नहीं, मुझे सेहत का लंगर लगता है ये जो चल रहा है 24 बिल्कुल, बेशक बेशक। ईदी फाउंडेशन, SIUT, ये ऐसे लंगर हैं, अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जिनको आंखें बंद करके हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं या अगर आप इतने काबिल हैं कि आप भी इनको कुछ डोनेशन या चैरिटी देख सकते हैं, तो एक तो इनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, और अगर आप नोट करना चाहें तो आप इस नंबर को भी कॉल कर सकते हैं। ये है 021 111 366 283। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 021 111 366 283, यानी 111 डोनेट। अगर आप इस तरह लिखना चाहें, जितना आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जो अल्लाह के राह में खर्चते हैं तो अल्लाह उनकी दौलत में इजाफ़ा ही लाता है, कभी कम नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।